चार आईपीओ सेम डेट पर 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त इन डेट्स के लिए हमारे पास 4 आईपीओ आ रहे हैं। और आपको बताइए चार आईपीओ आ जाए तो इवैल्यूएशन करना, पढ़ना और उसके ऊपर फिर वीडियो बनाकर एनालिसिस देने में थोड़ा टाइम तो ऑफकोर्स लगता ही है और इसी वजह से डिले भी आया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों आईपीओ को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। यानी इस वीडियो के अंदर हम 2 आईपीओ के बारे में बात करेंगे और इसी के बाद एक और वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें 2 आईपीओ के और बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं विंडलास बायोटेक की और एक्सारो टाइल्स की। अब ये दोनों कंपनीज के बारे में जो भी एनालिसिस रहेगा वो तो आपको वीडियो के एंड में पता लग ही जाएगा। लेकिन क्या है कि देखिए अल्टीमेटली हमें क्या पता है, हमारी कैपिटल, हर किसी की कैपिटल अनलिमिटेड नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे जैसे भी हैं, जो कैपिटल जिनकी लिमिटेड है हर आईपीओ में नहीं लगा पाएंगे। तो हमको ऑफकोर्स वो चॉइस बनानी पड़ेगी कि किसमें लगाना है और किसमें नहीं लगाना है। तो लेकिन इस वीडियो के अंदर हम 2 की बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर अगले 2 की बात करेंगे और फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें चारों की एक साथ बात करेंगे कि किसको रखें और किसको ना रखें। और देखिए 4 आईपीओ करने के बाद भी 1-2 आईपीओ और ऐसे आ रहे हैं जो रिलेटिवली 1-2 दिन बाद ही आ रहे हैं शायद, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल अपने पैसे का जुडिशियस यूज करते हुए जो आईपीओ सबसे ज्यादा हमको रिटर्न देने की स्कोप रखते होंगे हम ऑफकोर्स उनकी तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। हाँ, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विंडलास बायोटेक का 10 पॉइंट एनालिसिस और मेरे नोट्स मेरे पास है ही, यही मुझे एड करेंगे क्योंकि देखिए 4-4, 5-5 आईपीओ है, इतना डेटा याद रखना पॉसिबल हो नहीं पाता। तो इसलिए ये एनालिसिस भी मैं काफी हद तक इसको यूज करते हुए आपको बोलूंगा। तो उसी में नंबर 1 पॉइंट जो आता है वो ये है कि ये इनकॉर्पोरेट हुए थे 2001 के अंदर और लीडिंग कंपनी है ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के अंदर। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में एक प्रोसेस, इनफैक्ट पूरे फार्मा स्पेस में एक प्रोसेस बहुत फेमस है जिसका नाम है सीडीएमओ। इस सीडीएमओ प्रोसेस की फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो सीडीएमओ प्रोसेस के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अब इस सीडीएमओ प्रोसेस में देखिए होता क्या है ये भी हमें पता होना चाहिए। और ये प्रोडक्ट डिस्कवरी से लेकर जो भी आगे प्रोसेस रहता है यानी कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, लाइसेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सब इस प्रोसेस के अंदर कवर होता है। तो ये सीडीएमओ प्रोसेस जो फॉलो करते हैं ये इनका प्राइमरी काम है। अभी देख लेते हैं और कौन कौन से काम है। देखिए नंबर 1 मैंने आपको बताया सीडीएमओ सर्विसेज, 3 वर्टिकल्स में बेसिकली ये काम करते हैं। पहला तो सीडीएमओ हो गया जिससे 84.5% रेवेन्यू इनका आता है। तो आप इससे समझ गए हो कि सबसे मेजर काम तो यही है। सेकेंड, ये जिस वर्टिकल में काम करते हैं वो है डोमेस्टिक ट्रेड जेनरिक्स एंड ओटीसी यानी ओवर द काउंटर ब्रांड्स। इससे इनको 10.5% रेवेन्यू जनरेट होता है। और तीसरा एक्सपोर्ट्स जहां से लगभग 5% के आसपास ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये इनके मेन वर्टिकल्स हैं जिसमें ये काम करते हैं। नंबर 4 पॉइंट में हम बात करेंगे कंपनी के क्लाइंट्स के बारे में और एक डेटा मैं आपको बताता हूं। 2019 के अंदर इनके पास 97 क्लाइंट्स थे जो कि 2021 में 204 हो गए हैं। बहुत जबरदस्त, 2 साल में ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा क्लाइंट्स कर लिए। बहुत ही बढ़िया कंपनी कर रही है। अब कुछ हम नाम भी लेते हैं। कुछ देखिए बहुत प्रोमिनेंट नेम्स है जो इनके क्लाइंट्स है जैसे कि फाइजर, सनोफी, कैडिला हेल्थ केयर, एरिस लाइफ साइंसेज जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत बढ़िया क्लाइंटेज नजर आती है। और देखिए एक और बहुत सबसे बड़ी बात है कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में जो भी टॉप 10 कंपनीज है उनमें से जो 7 कंपनीज है वो इनके क्लाइंट्स हैं। तो डेफिनेटली क्लाइंटेज वाइज कंपनी बहुत बढ़िया नजर आ रही है। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे, 5th पॉइंट, और वो है कंपनी के पीयर्स के रिगार्डिंग, जिसमें सबसे ज्यादा मैं हाईलाइट करना चाहूंगा एकम ड्रग्स एंड फार्मा को। अब वो किस लिए, देखिए इसका बहुत बड़ा रीजन है। इस स्पेस में, सीडीएमओ वाले स्पेस में नंबर 1 कंपनी एकम फार्मा ही है। और ये कितनी बड़ी कंपनी है विंडलास के कंपैरिजन में। अगर हम इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 6 टाइम्स से भी ज्यादा एकम का प्रॉफिट है कंपेयर टू विंडलास। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई जो कॉम्पिटिटर है उनमें कुछ कॉम्पिटिटर ऐसे भी हैं इंक्लूडिंग एकम जो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। इनफैक्ट एकम तो नंबर 1 है इस सेगमेंट के अंदर। तो एकम के सामने ऑफ कोर्स विंडलास ज्यादा बड़ा तो नहीं है,
1.5% का मार्केट शेयर विंडलास होल्ड करता है पूरे सेगमेंट के अंदर और नंबर 5 पे आता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है स्पेस में। बाकी जो टॉप 4 कंपनीज है उनके पास कितना डोमिनेंट मार्केट शेयर है ये हमें पता लगता है। और इस वजह से ही थोड़ा सा डाउट भी आ जाता है कभी कभी कि इतनी छोटी कंपनी अगर ये है अपने स्पेस में तो क्या इन्वेस्ट करना है या नहीं। वो ऑफ कोर्स अभी आपको एंड में पता चलेगा कि लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, वो हम बात कर लेंगे। नंबर 6 पॉइंट एक क्विकली फाइनेंशियल स्नैपशॉट ले लेते हैं विंडलास का। रेवेन्यू वाइज FY19 के अंदर 311 करोड़ थी, FY20 के अंदर 331 करोड़ और FY21 के अंदर 430 करोड़। रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू स्टेडीली ग्रो करा है। लेकिन आता है अब एक पॉइंट ऐसा जिसके बेसिस पे आप देखोगे बहुत लोग बहुत सारी अलग अलग कंक्लूजन देने वाले हैं और वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। FY19 के अंदर प्रॉफिट था 63 करोड़, लेकिन 20 और 21 में ये आया डिक्लाइन बहुत जबरदस्त। 20 में हो गया 16 करोड़, 21 में हो गया 15 करोड़। अब ये ऐसा क्यों हुआ, प्रॉफिट इतना कम कैसे हो गया? इसका देखिए रीजन है, प्रॉफिट एक्चुअली में कम हुआ नहीं है, कुछ एडिशनल चीजें ऐसी आ गई हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी हुई हैं गुडविल के रिलेटेड और एक दो चीजें और है उसके रिलेटेड, जिस वजह से इनका प्रॉफिट कम हमें नजर आ रहा है स्टेटमेंट्स के अंदर। पर जो एक्चुअल प्रॉफिट है, देखिए अभी भी तो मैंने आपको प्रॉफिट बताया ही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एडजस्टमेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एडजस्टमेंट्स, तो वो है FY19 के अंदर 27 करोड़, FY20 के अंदर 32 करोड़ और FY21 के अंदर 43 करोड़। तो एज सच प्रॉफिट वाइज प्रॉब्लम नहीं है, ये एडजस्टमेंट जो होती है ये रिकरिंग नेचर की नहीं होती, तो हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। नंबर प्रॉफिट के और रेवेन्यू के अच्छे ही हैं, तो इस हिसाब से बाकी नंबर्स को डिस्कस करने का एज सच कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए एडजस्टमेंट की वजह से सारे नंबर हिल गए, EPS, रिटर्न ऑन नेटवर्थ और मार्जिन सब कुछ बहुत चेंज हो गया है। तो इसलिए उनको कंसिडर करने की जरूरत अब मुझे लगता नहीं कि पड़ेगी, क्योंकि वो नंबर्स बेसिकली इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं हमें। अभी हम बात कर लेंगे छोटी सी डेट के रिलेटेड। देखिए डेट कंपनी का ऑलमोस्ट नील है, 3-3.5 करोड़ का लॉन्ग टर्म डेट है, तो हम उसको ज्यादा कंसिडर करेंगे नहीं। एक तरीके से ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी को बोला जा सकता है, तो डेट वाइज तो कंपनी अच्छी है। एक और पॉइंट जो हम लेंगे वो है पीई। देखिए पीई रेशियो इसका है 50। अब क्योंकि कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, कंपैरिजन ऐसा डायरेक्टली कर नहीं सकते, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा है या कम है। पर वैल्यूएशन टर्म्स के अंदर ये जो 50 का पीई है स्लाइटली एग्रेसिव साइड पे लगता है। हालांकि लिस्टिंग गेन होंगे या नहीं वो भी एनालिसिस में बात कर ही लेंगे। अब बात करते हैं नंबर 7 पॉइंट की, और फाइनेंशियल डेटा के बाद आता है आईपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या है। तो आईपीओ की बेसिक डिटेल्स देखिए, 401 करोड़ का इशू साइज है आईपीओ का, जिसके अंदर 165 करोड़ फ्रेश इशू है, बाकी सारा ओएफएस है। तो आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को, अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 11 अगस्त तक और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 17 अगस्त तक। प्राइस बैंड है आईपीओ का 448 to 460, तो हमें तो वही हायर प्राइस बैंड पे कट ऑफ पे टिक करना है। एक लॉट के अंदर 30 शेयर्स है, तो हमारी एक एप्लीकेशन 13,800 की पड़ रही है। मैक्सिमम रिटेल कोटा में आप 14 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो और रिटेल के लिए 35% कोटा एज यूजुअल रिजर्व्ड है, वहां कोई चेंज नहीं है। अब 8 पॉइंट है कि आईपीओ आ रहा है तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स आईपीओ के तो होंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि इनको कुछ इक्विपमेंट परचेस करने हैं अपने प्लांट के रिलेटेड, तो उसमें यूज होगा। सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है वो इससे पूरी होंगी। थर्डली कुछ बोरोइंग्स है जिसकी रीपेमेंट करनी है, और फोर्थली जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस जो हर आईपीओ में रहते ही हैं। तो ये आईपीओ का ऑब्जेक्टिव है। और अब बात कर लेते हैं 9 पॉइंट की कि लिस्टिंग के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है विंडलास बायोटेक के अंदर। देखिए लिस्टिंग के लिए लिस्टिंग गेन इसमें होने ही चाहिए, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यूनिक बिजनेस है। अभी तक तो कोई लिस्टेड पीयर है ही नहीं, जब आएंगे जो इनसे बड़े बड़े कंपनीज है जब वो आएंगी तब आएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये यूनिक बिजनेस है मार्केट के लिए, तो ऑफकोर्स डिमांड थोड़ी सी एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें कि लिस्टिंग पर स्पेस छोड़ा या नहीं छोड़ा, तो क्योंकि हमारे पास कोई लिस्टेड पीयर नहीं था तो हम कंपेयर नहीं कर पाए, पर लेकिन तब भी 25 to 30% लिस्टिंग गेन ऐसा तो रहना ही चाहिए। मतलब ये तो बेसिक है, अगर मार्केट बहुत अच्छी रहती है तो शायद और ऊपर भी लिस्टिंग हो जाए, तो इसलिए इतना तो रहना ही चाहिए लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से। तो जब इतना लिस्टिंग गेन अवेलेबल हो रहा है तो डेफिनेटली लिस्टिंग गेन में मैं विंडलास के अंदर अप्लाई जरूर करूंगा, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब बात कर लेते हैं 10 पॉइंट लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेरा इसमें पर्सपेक्टिव है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट तो ऑफकोर्स रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये 5th है मार्केट शेयर वाइज अपने सेगमेंट के अंदर।
जो इनसे अच्छी कंपनीज हैं ऊपर, वो भी ऐसी कंपनीज है जिनको हम शायद इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करते अगर हमारे पास ये लिस्टेड होते तो। वो कभी ना कभी तो शायद आएंगे ही, अगर ये आए तो वो भी आएंगे ऑफ कोर्स। तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा कंसीडर करना चाहिए कि देखिए ग्रोथ तो इसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए होगी और इसमें भी हमें वेल्थ बनते हुए नजर आए लॉन्ग टर्म के अंदर। पर यहां पर बात सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस की आती है, और प्रेफरेंस के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि देखिए जो भी इसके मार्केट लीडर हैं, जब वो कभी लिस्ट होंगे तब इस सेगमेंट में और ज्यादा आगे लंबी लिस्टिंग के लिए सोचना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए ले या ना ले, दोनों ही डिसीजन ठीक रहेंगे। ना लेने पर आपको अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे और लेने पर आपको भी गेन लॉन्ग टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन रहेगा कि आप इसको लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते। दोनों ही डिसीजन ठीक रहेंगे अगर आप ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर कर रहे हो तो। मैं पर्सनली इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस के कॉम्पिटिटर्स के नंबर्स में आ रहा है। थोड़ा ये अजीब है पर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां ज्यादा आ रहा है। तो मैं ऑफकोर्स अगर मुझे इस स्पेस में इन्वेस्टिंग करनी है लॉन्ग टर्म में तो मैं थोड़ा इनके कॉम्पिटिटर्स को भी देखना चाहूंगा कि जब वो लिस्ट हो रहे होंगे तब कैसा रहेगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के अंदर सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही जाने वाला हूं, लॉन्ग टर्म को प्रेफर नहीं कर रहा हूं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस विंडलास बायोटेक के रिलेटेड। अब हम चलते हैं इसी वीडियो में सेकंड आईपीओ के एनालिसिस पर, जिसका नाम है एक्सारो टाइल्स आईपीओ। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। और देखिए इनकॉर्पोरेट ये हुई थी 2008 के अंदर। मैन्युफैक्चर एंड मार्केटिंग करते हैं ये विट्रीफाइड टाइल्स की। विट्रीफाइड टाइल्स बेसिकली वो होती हैं जो फ्लोरिंग में ज्यादा यूज होती हैं। तो फ्लोर की टाइल्स के रिलेटेड आप बोल सकते हो कि ज्यादातर इनका काम रहता है। विट्रीफाइड टाइल्स के सेगमेंट के अंदर भी ये दो तरीके की प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है डबल चार्ज विट्रीफाइड टाइल्स। इसके अंदर डबल लेयर पिगमेंट रहता है। और जो सेकेंड कैटेगरी है वो है ग्लेज्ड विट्रीफाइड टाइल्स, और इसके अंदर क्ले क्वार्ट्ज का इस्तेमाल होता है। तो ये दो तरीके की प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सारो टाइल्स के पास है। नंबर 3 पॉइंट ये कि कंपनी 1000 से ज्यादा डिजाइन अपने पास रखती है। बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है ये, काफी ज्यादा डिजाइन इनके पास हैं। और देखिए गैलेक्सी, टोपेज, हाई ग्लॉस जैसे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वेल स्टैब्लिश्ड है मार्केट में। तो 1000 से ज्यादा डिजाइन है, वेल स्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट है, इस मामले में तो कंपनी अच्छी दिख रही है। नंबर 4 पॉइंट ये कि 2000 से ज्यादा डीलर्स इनके रजिस्टर्ड हैं 27 स्टेट्स के अंदर। बहुत बड़ा नंबर है ये, बहुत छोटा नंबर नहीं है। और हर तरीके की जगह पर ये अपनी टाइल्स पहुंचाते हैं। इनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं रेसिडेंशियल, कमर्शियल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट की कोई इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेसेस, हर जगह पर इनकी टाइल्स जाती हैं। नंबर 5 पॉइंट यह है कि देखिए इनका एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़िया है। जितना भी रेवेन्यू आता है उसका 18 to 20% रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। तो बहुत अच्छी बात है। 13 से ज्यादा कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट है। पोलैंड में है, यूएई में है, तो ऐसी कई कंट्रीज में इनका एक्सपोर्ट भी है। अभी बात करते हैं 6 पॉइंट, लेते हैं कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट। रेवेन्यू अगर आप देखो FY19 में 244 करोड़, 20 में हो गया 243 करोड़ और 21 में हो गया 259 करोड़। तो रेवेन्यू को देख के आपको एक अंदाजा ये लगा होगा कि भाई कंपनी ऐसे बहुत स्पीड से ग्रो करने वालों में से नहीं है, और ये पूरा सेगमेंट ही ऐसा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी देख लेते हैं। देखिए 8 करोड़ प्रॉफिट था FY19 में, 20 में हो गया 11 करोड़ और 21 में हो गया 15 करोड़। तो अगर रेवेन्यू उतना नहीं बढ़ा तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ रही है? वो इन्होंने अपनी एफिशिएंसी के थ्रू करा है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करा है जिस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी इतनी निकल के आई है। पर ये बहुत ज्यादा बिजनेस बढ़ने की वजह से आया हो ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। सेम अगर आप ईपीएस देखोगे तो 2.66 FY19 में, 3.36 20 में और 4.54 21 में, तो वो भी ठीक है। मार्जिन देख लेते हैं। मार्जिन 3.7% का मार्जिन है FY19 में, 4.6 20 में, 5.9 21 में। मार्जिन आप देखोगे कई सारे आईपीओ में आपने देखा होगा मार्जिन, तो मैं ऑलमोस्ट सब में बताता हूं, कईयों में डबल डिजिट भी है, 15, 18, 20% भी मार्जिन आपने देखे हैं। तो अब यहां पर जब मार्जिन कम है आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी को ग्रोथ वाइज टाइम लगेगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगर आपने आज इस कंपनी के शेयर खरीदे तो कल ही एकदम बढ़ जाएंगे, ऐसा इसमें नहीं होने वाला, ये इसमें नजर आ रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो अगर आप देखोगे 1.7 की डेट टू इक्विटी रेशो है, और लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशो देखोगे तो वो 0.54 पे है लगभग। ठीक है वो, क्योंकि देखिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, यहाँ पर फाइनेंसिंग नीड ज्यादा है, तो थोड़ा डेट भी हायर साइड पे ही रहेगा। अगर हम इसकी पी रेशो देखें, वैल्यूएशन टर्म्स में बात करें,
तो पीई आ रही है इसकी अराउंड 26.4, और जो इनकी इंडस्ट्री की एवरेज पीई है वो है 42.76। तो वैल्यूएशन गैप अगर आप ऐसे देखोगे तो जरूर लगेगा, पर ये जो इतनी हायर पीई इंडस्ट्री की एवरेज है उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि कजारिया सिरेमिक्स जैसे कंपनी है जिनका पीई 51 के पास है, और ये जो बाकी कंपनीज हैं सोमानी सिरेमिक्स, एशियन ग्रेनिटो, इन सबका भी जो एवरेज है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा अंडर वैल्यूड आ रहा है पीई की टर्म्स में। पर एज सच वैल्यूएशन वाइज जो गैप है बहुत बड़ा भी नहीं है गैप, लेकिन जरूर है, और वो भी हम बात कर लेंगे लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म में कि उसको कैसे देखना है। क्विकली अब डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट नंबर 7, आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। इशू साइज है 161 करोड़, बहुत छोटा आईपीओ है ये, और क्योंकि इसका आईपीओ का साइज बहुत छोटा है बहुत कुछ है जो इससे भी डिफाइन होगा, तो वो भी बात करेंगे। 161 करोड़ के अंदर 26 करोड़ ओएफएस है, बाकी सारा का सारा फ्रेश इशू है। आईपीओ ओपन हो रहा है 4 अगस्त को, क्लोज हो जाएगा 6 अगस्त को, अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 11 अगस्त तक, और लिस्टिंग 17 अगस्त तक। प्राइस बैंड है आईपीओ का 118 to 120, एक लॉट के अंदर 125 शेयर है। हमारी एक एप्लीकेशन पूरे 15,000 रुपीज की पड़ेगी, और मैक्सिमम रिटेल में आप 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो। रिटेल के लिए 35% कोटा एज यूजुअल अवेलेबल इसमें भी रहेगा। अब चलते हैं 8th पॉइंट की तरफ। आईपीओ आया तो ऑब्जेक्टिव भी हो गई, तो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इन्होंने जो मेंशन करा वो है रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, वो सही भी है। सेकंड पॉइंट देखिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, तो उसके लिए भी चाहिए। और नंबर 3 जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, जो हर जगह रहता ही है। लिस्टिंग गेन्स के लिए जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, रीजन बीइंग सिर्फ 160 करोड़ का आईपीओ है। 160 करोड़ के आईपीओ में आप ये नहीं जज कर सकते कि डिमांड कितनी रहने वाली है। नेचुरली अगर थोड़ा बहुत भी एंटीसिपेशन रहा तो डिमांड ज्यादा ही आएगी, और वैल्यूएशन वाइज भी गैप थोड़ा बहुत तो है, ये मैंने अभी आपको बताया पीछे। तो इसका मतलब ये कि लिस्टिंग के लिए स्पेस तो छोड़ी गई है, पर जब तक डिमांड नहीं होगी लिस्टिंग गेन्स बहुत ज्यादा बनने के चांस कमी है। तो ऐसे में हमें इसकी डिमांड पे नजर रखना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई पे, वो हमें डे 3 पर ही नजर आएगा। पर एक एक्सपेक्टेशन मैं लेके चल रहा हूं कि अराउंड 15 to 20% के आसपास का लिस्टिंग गेन तो रहना ही चाहिए। रीजन बीइंग वैल्यूएशन में गैप है, और साथ ही में छोटा आईपीओ है तो थोड़ी डिमांड शायद एक्सेस भी आ जाए, तो इस वजह से 15 to 20% का लिस्टिंग गेन शायद इसमें रहेगा। तो लिस्टिंग गेन के लिए तो मैं डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं। वही बात रहे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको जरूर वेल्थ बना के देगी, लेकिन बहुत स्लोली, बहुत स्टेडीली। इन्होंने अपने आरएचपी में मेंशन करा है कि काफी R&D कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स की भी, तो वो तो देखिए टाइम के साथ हमें देखना ही पड़ेगा कि क्या इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल एट द मोमेंट जैसे इस कंपनी की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, इस इंडस्ट्री की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी रही है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि और कोई ऑल्टरनेटिव अगर हमारे पास है जिसमें हमें थोड़ी फास्ट ग्रोथ का पोटेंशियल नजर आता हो, तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो के लिए तो उसको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देखूंगा, मैं इसको लिस्टिंग के लिए देखूंगा। और विंडलास में मैंने आपको बोला ही है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं उसको फिलहाल नहीं देख रहा हूं। तो दोनों ही कंपनीज मेरे लिए फिलहाल लिस्टिंग के लिए ऑन रहेंगी। ऑफ कोर्स डे 3 पर मेरी रिक्वेस्ट होगी, देखिए इतने आईपीओ है ना, तो डिमांड के बारे में कुछ कह नहीं सकते कब किसकी तरफ ज्यादा टिल्ट हो जाए, तो इसलिए हमें एक ध्यान रखना है कि डे 3 के नंबर्स को थोड़ा सा ध्यान में लेकर ही अप्लाई करना है। ब्लाइंडली डे 1 पर अप्लाई नहीं करना, क्योंकि 4-4, 5-5 आईपीओ जब आते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी थोड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना है। लॉन्ग टर्म के लिए अभी हम दोनों को कंसिडर नहीं करेंगे, बाद में सोच सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस विंडलास बायोटेक के रिलेटेड और एक्सारो टाइल्स के रिलेटेड। एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और जो बचे हुए 2 आईपीओ हैं उनकी वीडियो भी कुछ ही टाइम में आ रही है, तो उसको भी जरूर देखना है। तो अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।